प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आदेश देते हुए इस तरह के मामले यानी कि जहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर को पता लगाने के सूट्स फाइल किए गए हैं या इस तरह के अन्य मुकदमों पर सभी पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। उसके बाद संभल में अभी हाल में जो खुदाई शुरू हुई तो वहां पर एक कुएं में जगह जगह जो है वो मूर्तियां भी मिल रही हैं। इन सभी मामलों पर इतने दिनों बाद पहली बार जो है खुद इस मामले के वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने इस मामले में संभल में भी सूट फाइल किया हुआ है, हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। विष्णु जी, सबसे पहले हम संभल पे बात करेंगे। संभल जिसे तीर्थ क्षेत्र कहा जा रहा है, कल की अवतार लेंगे, मूर्तियां मिल रही हैं, मंदिर मिल रहे हैं कुओं की खदाई में, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि आप लोग इन्हीं दावों को लेकर कोर्ट में भी गए हैं वहां पर। देखिए, ये एक नक्शा है, ये काफी प्राचीन नक्शा है संभल का, और इस नक्शे में जो 68 कूप है उसका जिक्र है, और जो इर्द गिर्द के जितने मंदिर हैं उसका भी इस नक्शे में जिक्र है। काफी प्राचीन नक्शा है। तो जो अभी वहां पे प्रशासन ने 46 इयर्स पुराना एक हनुमान जी का और वहां शिवलिंग जो मिला है उस मंदिर को खुलवाया है, उससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे इर्द गिर्द पूरा तीर्थ क्षेत्र था। और जो कुआं है जिसको अभी डिगिंग की गई है, उस कुएं से गणेश जी की, माँ पार्वती जी की खंडित मूर्ति और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति वहां से बरामद हुई है। तो ये सारी बातें साबित करता है कि वहां पे इर्द गिर्द पूजा पाठ हो रही थी। एक तीर्थ नगरी थी, 68 कुओं से घिरी हुई नगरी थी, और जहाँ पे प्राचीन हमारा तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। ये सारी बातें इससे साबित हो रही हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अतुलनीय काम स्टेट गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने वहां पे किया है। वहां पर ये देखा गया कि जो मंदिर पुराना मिला उस पर कब्जा करके आसपास दीवारें बना दी गई, छिपा दिया गया। जो बदली हुई डेमोग्राफी थी उसका एक असर दिखाई देता है कि वहां के कई धार्मिक स्थान जो हैं जिनकी पहचान या तो बदल दी गई है या वो वहां नजर नहीं आते। ये सत्यता है। कोर्ट में आप लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं। भले वो जो मस्जिद है मौजूदा वो एसआई के पास है, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। जी बिल्कुल बदली गई हैं, और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तथाकथित जामा मस्जिद है जहां के लिए हमने केस फाइल किया है, इसमें घुसते ही सीढ़ी के बगल में लेफ्ट साइड पे कुआं है। वो भी काफी प्राचीन कुआं था, जिसमें अभी उस कुएं की भी पूजन होता था। वहां पे लोग जाते थे, अपनी पूजा पाठ करते थे। उस पूजा पाठ को भी रोक दिया गया। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है भी तो उसके उल्लंघन में भी उस पूजा पाठ को रोक दिया गया। तो यहाँ पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि किस तरह से आपने एक्ट का वायलेशन किया है, सेंट्रल एक्ट का वायलेशन किया है, एएसआई एक्ट 1958 का वायलेशन किया है, और कानून को अपने हाथ में लेके वहां पे जो मान्यताएं थी उसको रोकने का काम किया गया है। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ मूल कारण है डेमोग्राफिक चेंज। इसके बाद मैं आना चाहूंगा 12 दिसंबर के ऑर्डर को। उस ऑर्डर को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हैं और उस ऑर्डर्स को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। वो मुकदमे भी जिनमें सर्वे हो चुका था, जिनकी रिपोर्ट सर्कुलेट हो चुकी थी, चाहे ज्ञानव्यापी का मामला हो, उन सब पर जिस तरीके से रोक लगा दी गई और जिस तरह की कोर्ट में मांग की गई और विरोध भी हुआ कि वो पार्टियां जो इस मामले में पक्षकार हैं, ज्ञानव्यापी या किसी मामले में, वो कोर्ट में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट ने आदेश दे दिया और सब पर रोक लगा दी। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है इसमें कुछ कमियां आप पाते हैं? नहीं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं कहता हूं कि मैं इस आदेश से सहमत नहीं हूं। उसका कारण है, सबसे पहली बात, हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 3:30 बजे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो वैलिडिटी चैलेंज की गई है, ये सारी छह रिट याचिकाएं ये लगाई जाएंगी। इन 6 रिट याचिकाओं को लगाने के पीछे एक लेटर है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा था, और उसमें ये कहा गया था कि जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पक्ष ये कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इम्प्लीमेंट किया जाए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। तो दो व्यू हो सकते थे। एक हो सकता था कि एक्ट को स्टे किया जाए, जैसे महाराष्ट्र रिजर्वेशन में या फार्म बिल में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के ऑपरेशन को स्टे किया है, और दूसरा व्यू था कि एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जब दोनों व्यूज पॉसिबल थे तो मामला उस दिन हियरिंग पे कोर्ट में नहीं लगा हुआ था। 3:30 बजे इसकी हियरिंग की कैसे आगे एक रूपरेखा होनी है, हमें ऐसा लग रहा था कि हियरिंग की क्या रूपरेखा होनी है, जो 10 क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए गए हैं उस पर कैसे कैसे बहस होनी है, क्या इसको लार्जर बेंच को भेजा जाना है, इन सारी बातों पे मुझे लग रहा था कि चर्चा होनी है। इस तरह का कोई एक इंटरिम ऑर्डर पास होने वाला है, इसकी ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई जानकारी थी। और जब वो उस दिन मामला कोर्ट में लगा तो हमारे जितने सीनियर काउंसिल थे, चाहे वो राकेश द्विवेदी साहब हों, विकास सिंह साहब हों, मनिंदर सिंह साहब हों, और भी बहुत सारे लोग थे, मैं भी वहां पे मौजूद था, सारे लोगों ने कहा कि इंटरिम ऑर्डर आज नहीं पास होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है
कि आप ये देखिए कितना एक मैं कहूंगा, इसलिए मैं असहमत हूं, उसका एक सबसे मूलभूत कारण है। ज्ञानव्यापी के केस में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सितंबर को होल्ड कर चुकी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को होल्ड कर चुकी है, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उसके खिलाफ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है दूसरी बेंच में। और साथ ही साथ ज्ञानव्यापी के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का फैसला आया 19 दिसंबर 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आपने जो एक कोऑर्डिनेट बेंच थी जो इस मामले को सुन रही है, उसकी प्रोसीडिंग वर्चुअली स्टे कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की एएसआई जांच कराई जाए, इसके लिए नोटिस जारी किया था और कल 17 दिसंबर को उसकी सुनवाई है। तो एक 3 जज बेंच ने रिट पिटिशन में ऑलरेडी जो सूट में कार्रवाई चल रही थी उसको वर्चुअली स्टे कर दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। संभल एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज ए से एग्जेम्प्टेड है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि एग्जेम्प्टेड है, भोजशाला एग्जेम्प्टेड है। तो ये जितने मॉन्यूमेंट जो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं, जिनके लिए केसेस चल रहे हैं, वो कैसे उसमें कैसे स्टे किया जा सकता है। और ये सारी बातें शायद हम लोग कोर्ट को कन्वे नहीं कर पाए या ये बातें नहीं हो पाई। तो इसके लिए एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन हम माननीय न्यायालय के सामने डालेंगे और ये मांग करेंगे कि जो 12 दिसंबर का ऑर्डर है इसको वेकेट किया जाए और हम लोगों को पूर्णतः इसमें एक सुनवाई का मौका दिया जाए। और उसके बाद एक्ट कैसे इंप्लीमेंट होना है या एक्ट स्टे होना है, इस पे एक बृहद चर्चा होनी चाहिए। आपकी असहमति है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत मिली है और देश में भाईचारा, अमन, शांति कायम रखने में बड़ी मदद मिलेगी। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इस आदेश की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी स्पॉट पे एविडेंस है, ये जितने स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं ये हमारे कब्जे में नहीं है, तो इस स्पॉट पे जो एविडेंस है उसको भी इन द मीन टाइम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्योंकि आप बात समझिए, अगर आज वहां पे सूट की प्रक्रिया चल रही थी, आज ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग था उसकी जब जांच होनी थी तो 2 जज उसको सुन रहे थे, उनकी प्रक्रिया को, उनकी जो प्रोसीडिंग है उसको अफेक्ट किया गया। साथ ही साथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे होने वाला था, उस सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो एसएलपी में ऑलरेडी 2 जजेस के सामने पेंडिंग था, तो उस पर आपने एक तरह से बाधा डाल दी और वो प्रोसीडिंग यहाँ पे चैलेंज भी नहीं थी। तो एक तरह से जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जितने ऑर्डर्स थे उसको रिट पिटिशन से सरकमवेंट किया गया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए संभल में अभी जो तथाकथित मस्जिद है वो उनके कब्जे में है, वो वहां पे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर वहां पे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आज अगर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहां पे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जो माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर पास किया है, इससे हम लोग सहमत नहीं है और इसके लिए स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन हम कोर्ट के सामने देंगे और कोर्ट से मांग करेंगे इससे जल्द से जल्द सुना जाए। एक बात और बताना चाहता हूं, संभल के मामले में आपको याद होगा जो वहां की मस्जिद कमेटी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को यह मामला मेंशन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, और ये कहा कि अगले दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको सुनवाई करने वाला है तो आप इसको तुरंत इसको लिस्ट कर दीजिए। 28 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई और 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को 28 नवंबर को मेंशन किया था, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी और मॉस्क कमेटी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। आज और अभी तक हम और आप यहां पे बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप एक दिन के अंदर आगे मेंशन कर दिया और मामला अगले दिन लग गया। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, आपने लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे ले ली, पर 17 दिन से आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे सवाल उठते हैं और इसके लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आखिरी में एक सवाल, आप स्टे वेकेट करवाने की मांग कर रहे हैं, ये इस वजह से क्या, क्योंकि एक रिट पिटीशन आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, क्या उस नेचर में सुप्रीम कोर्ट अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इस तरह का आदेश दे सकती है क्या? ये सवाल भी मेरा है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। अगर आप इसको लीगली एकदम एग्जामिन करें तो सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन में जो डायरेक्शन दे सकती है वो सरकारों के खिलाफ दे सकती है, अगेंस्ट स्टेट मशीनरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो इंस्ट्रूमेंटेलिटीज ऑफ द स्टेट हैं उनके खिलाफ डायरेक्शन दिया जा सकता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन में ऑर्डर नहीं दे सकती कि केस नहीं दर्ज होगा या आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि लीगल तौर पे भी, लीगल दृष्टिकोण पे भी ये ऑर्डर सही नहीं है और इसके लिए जो भी एक आगे लीगल कार्रवाई करनी है या अपनी बात जो सुप्रीम कोर्ट से रिसर्च के आधार पर रखनी है वो हम रखेंगे। पर मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि 12 दिसंबर की उस शॉर्ट हियरिंग में, 15 मिनट की हियरिंग पे हम अपनी पूरी बात कोर्ट में नहीं कह पाए और माननीय न्यायालय ने उस दिन जो स्टे किया है उससे हम असहमत है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के ऑर्डर से असहमति जताते हुए एडवोकेट विष्णु शयन शंकर
पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए कहा कि अगर हम 12 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ ऑर्डर देखें तो वो उससे असहमत होने के साथ साथ ही उसे वो कानूनी तौर पर भी अनुचित मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन के अंतर्गत जो निचली अदालतें यानी कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हैं उनकी प्रोसीडिंग पर रोक लगाई है वो कानूनी तौर से सही नहीं है। वीडियो अनिल अरोड़ा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।